मीरा की खूबसूरती ने राजेश का दिन का चैन और रात का सुकून दोनों छीन लिया था। अब तो उसकी आंखों से नींद ही खत्म हो गई थी। यह नहीं हो सकता, मीरा ने कहा। आप यह तो सोचो, मेरे साथ क्या बेहतरी होगी, लोग क्या सोचेंगे? राजेश ने जवाब दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बस एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। देखो, बस एक बार, उसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे। राजेश ने अपनी बेचैनी जाहिर करते हुए कहा, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। आज तो मेरी हालत खराब हो गई। आइंदा जिम में इतना जोर लगाने को मत कहना। राजेश ने 19 साल की प्रिया के साथ कैसे ताल्लुक जोड़ा? राजेश ने ऐसा क्या किया कि प्रिया खुद ब खुद उसके साथ ताल्लुक बनाने को मजबूर हो गई? वो इतने अंदाज में नजदीकियां बढ़ाता था कि प्रिया तकलीफ झेलने और परेशान होने के बाद भी प्रिया राजेश के हर कदम पर चुपचाप उसका साथ देती चली गई। यह कहानी है मुंबई के एक छोटे से हिस्से की, जहां राजेश नाम का शख्स अपनी बीवी नीता के साथ रहता था। राजेश और नीता के बीच रोज ही किसी न किसी बात पर तनाव सा रहता था, क्योंकि नीता उसे घर चलाने के लिए जिम्मेदारी लेने को कहती थी। मगर राजेश तो बेचारा हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही मजदूरी करता था और वे सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। वह अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था कि नीता की हालत हर वक्त खराब रहती थी। इसीलिए वह उसे अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। ऐसे ही सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। जब भी राजेश अपनी ख्वाहिश जाहिर करता तो नीता उसे भला बुरा कहने लगती थी। नीता उससे हर वक्त नाराज ही रहती थी। एक दिन दोनों में जोरदार बहस हो गई। राजेश ने नीता को पीट दिया। नीता गुस्से में मायके चली गई। अब राजेश घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। कई दिन तक खूब मेहनत मजदूरी की। मन में ठान लिया कि अब सुधर के दिखाऊंगा। फिर नीता को मनाने उसके मायके पहुंचा। वहां जाकर बोला, देखो नीता, जो हो गया सो हो गया। अब मैं बदल गया हूं, घर चलो। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। मगर नीता फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम जिसके साथ रहना चाहो रहो, मैं किसी और के साथ रहूंगी। तुम अपना देखो। राजेश उदास होकर वापस लौट आया। ऐसे ही 5-6 महीने और गुजर गए। अकेलापन उसे अंदर से खाने लगा। एक दिन वह फिर गया और अपने सास ससुर की बहुत मिन्नतें की, लेकिन नीता ने साफ इनकार कर दिया। इसी तरह 2 साल गुजर गए। एक दिन राजेश ने अपने पुराने दोस्त को बुलाया। बोला, यार कोई रिश्ता ढूंढो, अब मुझे दूसरी शादी करनी है। घर काटने को दौड़ रहा है। दोस्त ने कहा, चिंता मत कर, 1 महीना दे, मैं तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया और सिर्फ 20 दिन में एक विधवा औरत का रिश्ता लेकर वापस आया। राजेश से बोला, यार मैंने तेरे लिए जबरदस्त रिश्ता ढूंढा है। इसका पति 4-5 साल पहले मर चुका है, लेकिन 19 साल की एक बेटी प्रिया है। तुझे उसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसकी शादी भी करानी पड़ेगी। अगर ठीक लगे तो कर ले। लड़की बहुत सुंदर और समझदार है। राजेश ने कहा, कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी भी करा देंगे। लड़की की मां अच्छी है ना? दोस्त बोला, अरे वह तो नंबर 1 है, चलकर देख लें। फिर दोनों उस औरत के घर गए। वहां जाकर देखा तो प्रिया सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी मां अंजलि भी बहुत आकर्षक थी। दोनों ने अंजलि से बात की और उसी दिन शादी तय कर ली। शादी के बाद राजेश अंजलि और प्रिया को अपने घर ले आया, क्योंकि अंजलि अपनी और बेटी की जरूरतों से बहुत परेशान थी। जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए शादी के बाद वह भी बहुत खुश थी। राजेश और अंजलि दोनों के दिलों में खुशी की लहरें दौड़ गईं। वो रात भर एक दूसरे के करीब रहे, सुहागरात जैसे पल जीते रहे। इतनी नजदीकियों के बाद अंजलि अब राजेश की दूसरी बीवी बनकर उसके साथ रहना पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह खुशी वाला पल उनके बीच कई बार करीब आया करता था और अंजलि भी चुपचाप उसका पूरा साथ देती थी। उसे भी इस रिश्ते में सुकून मिलने लगा था। उसका पति तो कई साल पहले गुजर चुका था, इसलिए वह भी अकेले में तड़प रही थी। ऐसे ही दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। कुछ ही महीनों ही बाद अंजलि गर्भवती हो गई और डिलीवरी का वक्त पूरा हो गया। तभी उसे तेज दर्द हुआ। राजेश तुरंत उसे अस्पताल ले गया।
वहां भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि पेट में जो बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजेश ने कहा, डॉक्टर साहब पैसे की कोई चिंता मत करो, जो भी लगे मैं करूंगा। बच्चा चला गया, पर मेरी बीवी की जान सबसे कीमती है। पैसे जमा हुए, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से अंजलि भी इस दुनिया से चली गई। राजेश और प्रिया का रो रो बहुत बुरा हाल था। साथ में 19 साल की प्रिया भी थी। 20-25 दिन गुजर गए। राजेश को अंजलि की याद बहुत सताने लगी। वो हर वक्त अंजलि के ख्यालों में डूबा रहता। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी दूसरी बीवी भी उसके साथ नहीं रही। अंजलि की यादों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। घर में प्रिया तो थी, पर फिर भी वह बिल्कुल अकेला महसूस करता था। उसका मन कहीं नहीं लगता था। सब कुछ सूना सूना लगता था। राजेश अंजलि और प्रिया के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था, इसीलिए अब उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन अंजलि को याद करते हुए बैठा था, तभी उसकी प्रिया नहाकर बाहर निकली। प्रिया उसके साथ उसी घर में रह रही थी, क्योंकि मां अंजलि के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। प्रिया जब गीले कपड़ों में बाहर आई तो राजेश एक पल को रुक गया। उसे अचानक लगा कि अंजलि की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर है। प्रिया भी अब बड़ी हो चुकी है और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वो हैरान था और सोच रहा था कि घर में अकेले रहते रहते उसे पता ही नहीं चला कि प्रिया कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वो बार बार अपने दिल को समझा रहा था, यार ये मेरी जिम्मेदारी है। अंजलि की आखिरी निशानी, मुझे इसे संभालना है, हिम्मत देनी है, सुरक्षित रखना है। राजेश ने सोचा कि अब उसका कोई नहीं और प्रिया का भी कोई नहीं, इसलिए अब दोनों को मिलकर ही यह मुश्किल जिंदगी काटनी है। फिर उसने प्रिया को पास बुलाया, चारपाई पर अपने बगल में बिठाया, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, प्रिया तुम्हें अपनी मां की बहुत याद आती होगी। जब भी दिल भारी हो मेरे पास आ जाना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। प्रिया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप सिर हिलाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पहली बार लगा था कि राजेश सच में उसकी फिक्र करता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वो प्रिया के सर पर हाथ फेर कर बाल सहलाता था। प्रिया सोचती थी, यह तो मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मुझे दुलारते हैं तो इसमें क्या गलत। पर राजेश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे वह प्रिया के और करीब आने लगा। वो रात दिन प्रिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में सोचता रहता। एक दिन राजेश सोच रहा था कि प्रिया को अपने करीब कैसे लाया जाए। फिर उसने चालाकी से एक प्लान बनाया। मोबाइल में फिल्में भरवाकर प्रिया को दे दी। बोला, ले प्रिया, अगर रात में नींद ना आए तो देख लेना। रात को प्रिया ने जब मोबाइल चलाया तो देखा कि उसमें वह सब भरा हुआ था। वो हैरान रह गई और मोबाइल बंद करके रख दिया। सुबह चुपचाप राजेश को लौटा दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन राजेश ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, देख प्रिया, आज नहीं तो कल यह सब तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। जब कहीं शादी होगी तो काम आएगा। बहुत दिक्कत होगी, पर इससे पहले ध्यान से देख और सीख ले। यह कोई गंदी बात नहीं। तेरी मां इस मामले में बहुत परफेक्ट थी। प्रिया ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और कमरे में चली गई। लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज मोबाइल दिखाने लगा। प्रिया बार बार मना करती, दूर भागती, पर यह सिलसिला रोज चलने लगा। कब तक भागती प्रिया? आखिर वह भी जवान लड़की थी। फिर उसने भी धीरे धीरे साथ बैठकर फिल्में देखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे प्रिया भी मोबाइल देखने लगी। एक दिन राजेश ने उसे फिर पास बुलाया। दोनों साथ बैठकर वहीं मोबाइल देखने लगे। फिर अचानक राजेश ने प्रिया के हाथ को अपने हाथ में रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो उसके माथे को चूमने लगा। लेकिन प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हो? हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन राजेश नहीं माना। उसने उसके साथ इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अब प्रिया भी राजेश का साथ निभाने लगी। अगर वह साथ ना देती तो और क्या करती? अब तो प्रिया धीरे धीरे राजेश के साथ पूरी तरह जुड़ गई थी। दोनों का यह खेल करीब 2 साल तक चलता रहा। फिर जब प्रिया 20 साल की हुई, एक दिन वह बाहर से पानी ला रही थी। वहीं मोहल्ले की 3-4 औरतें पानी भर रही थीं।
उन्होंने उसे देख लिया कि प्रिया का पेट भरा भरा दिख रहा था। उन्हें शक हुआ और उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया। जब प्रिया का पेट देखा तो पता चला कि वह कम से कम 6-7 महीने की गर्भवती है। जब औरतें प्रिया का पेट देखकर हैरान हुई तो उन्होंने पूछा, प्रिया यह कैसे हो गया? प्रिया शर्मा गई, कुछ नहीं बोली। बात इतनी फैल गई कि गांव के सरपंच भी आ गए। सब मिलकर प्रिया से पूछने लगे, लड़की यह सब क्या है? पूरे गांव को तू बदनाम कर रही है। किसके साथ तूने यह सब किया? कौन है वह? वालों ने बड़े तेवर दिखाए, धमकाया। प्रिया डर के मारे रोती रही। धीरे धीरे उसने सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे राजेश वीडियो लाता था, उसे दिखाता था। कैसे दोनों साथ बैठकर वह सब करते थे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। प्रिया का दर्द सुनकर सब लोग हैरान और दुखी हो गए। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जब यह बात पूरे मोहल्ले में फैली कि राजेश ने प्रिया के साथ ऐसा किया है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा कर सकता है। उस घर का नाम पूरी तरह दागदार हो गया। फिर पुलिस ने राजेश को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी ताकि कोई आगे ऐसी हिम्मत ना कर सके। उसके बाद प्रिया घर में अकेली रहने लगी। कुछ दिनों बाद प्रिया के पेट में दर्द हुआ। पड़ोस की औरत ने अपने पति के साथ मिलकर प्रिया को अस्पताल पहुंचाया। वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर वह अपने बेटे को लेकर घर में रहने लगी। मोहल्ले वाले उसे ताने मारते चिढ़ाते। एक दिन प्रिया ने तंग आकर इस दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। बेटे को घर में छोड़ दिया और जंगल में पेड़ पर रस्सी लटकाई। जैसे ही प्रिया ने रस्सी गले में डाली, तभी मोहल्ले के दिनेश ने देख लिया। वो जोर से चिल्लाया और दौड़कर प्रिया को पीछे से पकड़ लिया। रस्सी छीन कर फेंक दी। बोला, यह क्या करने जा रही थी तू, पागल लड़की? प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और दिनेश को अपनी सारी दास्तान सुनाई। दिनेश उसे गले से लगा लिया। उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, चल मेरे साथ, आज से तू मेरे घर रहेगी। मैं तेरे बेटे को भी अपने घर में रखूंगा। कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगा। दिनेश 40 साल का मजदूर आदमी था। उसकी बीवी साल भर पहले किसी और के साथ भाग गई थी। घर में 2 छोटी बेटियां थीं। वो दिन रात मेहनत करता बेटियों को पालता, लेकिन घर में औरत की कमी हर वक्त खलती थी। जब दिनेश प्रिया और उसके बच्चे को घर लाया तो उसकी बेटियां पहले तो हैरान रह गईं, लेकिन दिनेश ने उन्हें गोद में उठाया और बोला, देखो बेटियों, आज से हमारे घर में एक नई मेहमान आई है और यह तुम्हारा छोटा भाई। आज से हम सब एक परिवार हैं। उसने प्रिया को अलग कमरा दिया, बच्चे के लिए पालना बनवाया। सुबह सबसे पहले बच्चे को गोद में लेता, दूध गर्म करता, प्रिया के लिए चाय बनाता। शाम को थक कर लौटता तो सबसे पहले बच्चे को कंधे पर बिठाकर घुमाता। रात को बच्चा रोता तो दिनेश खुद उठता, चुप करता, प्रिया को सोने देता। एक दिन प्रिया को बुखार चढ़ गया। उसकी तबीयत खराब हो गई। दिनेश ने पूरी रात उसके पास बैठकर गुजार दी। कभी उसका सर दबाता, कभी उसके सर पर पानी की पट्टी रखता। उसकी बहुत खिदमत की। यह देखकर प्रिया बहुत मुतासिर हुई और उसके दिल में भी दिनेश के लिए लगाव सा पैदा हो गया। लेकिन दिनेश ने प्रिया की तरफ कभी गलत नजर से नहीं देखा। बस इतना पूछता, खाना खाया? तबीयत ठीक है। धीरे धीरे घर में हंसी लौट आई। दिनेश की बेटियां प्रिया के पास खेलती, उसके बच्चे को खिलाती थी। 8-9 महीने बाद एक दिन सरपंच दिनेश के घर गया और बोला, दिनेश, प्रिया अब ठीक है। पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का है, 25 साल का, उसकी बीवी मर चुकी है, कोई बच्चा नहीं। मैं प्रिया की शादी उसी से कराना चाहता हूं। तुम्हारी क्या राय है? वह उसके बेटे को भी अपना लेगा। दिनेश ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, आवाज कांप गई, जैसी सरपंच जी की मर्जी। घर में अंदर लौटा तो चुपचाप कोने में बैठ गया। आंखें लाल थीं। प्रिया सब सुन चुकी थी। वो दिनेश के पास आई, धीरे से बोली, आप उदास क्यों हैं? दिनेश ने मुंह फेर लिया, बोला, कुछ नहीं, बस खुशी है कि तेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन दिल उदास था, समझ रहा था अब प्रिया उसके घर से चली जाएगी। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सारा मोहल्ला जमा था। सरपंच ने सबके सामने कहा, प्रिया की शादी हम उस लड़के से कर रहे हैं, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं?
सबने एक जुबान में कहा, सरपंच साहब, हमें खुशी है इस बात की किसी लड़की का घर बस जाए। प्रिया चुपचाप खड़ी थी, फिर अचानक आगे बढ़ी, सरपंच के सामने खड़ी हो गई। आंखें नम थीं, पर आवाज में हिम्मत थी। सरपंच साहब, मैं शादी करना चाहती हूं, लेकिन उस लड़के से नहीं। सब सन्न रह गए। सरपंच ने पूछा, तो किससे? प्रिया ने दिनेश की तरफ देखा, फिर बोली, मैं दिनेश से शादी करूंगी। पंचायत में खलबली मच गई। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच ने कहा, लेकिन बेटी, वह तो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। उसकी उम्र 40 के पार है और तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो। वह तो तुम्हारे बाप की उम्र का है। प्रिया आगे बोली, बाप की उम्र का तो है, पर बाप तो नहीं है। जिस इंसान ने मुझे और मेरे बेटे को अपने घर में जगह दी, मेरे दुख में रात रात भर जागा, मेरे बेटे को अपना बेटा बनाया, कभी मेरी तरफ गलत नजर से नहीं देखा। वो इंसान अगर 40 साल का है तो क्या हुआ?